हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, बहुपद भाग 1 में हमने पढ़ा था बहुपदों का सामान्य परिचय। भाग 2 में हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक। क्या होते हैं बहुपदों के शून्यक? किसी भी बहुपद Px में x के वे मान जहां पर Px का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। वापस से समझिए बच्चों, किसी भी बहुपद Px में x के स्थान पर आप ऐसे संख्यात्मक मान रखेंगे जिससे कि Px का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो x के वे मान क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अतः x बराबर a बहुपद Px का शून्यक होगा यदि x के स्थान पर a रखने पर आपको क्या मिल जाए? शून्य मिल जाए। बच्चों याद रखिए, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अर्थात अगर कोई रेखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, तो उसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। मतलब x का एक आपको ऐसा मान मिल जाएगा जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो। और अगर कोई बहुपद द्विघाती बहुपद है तो x के ऐसे दो मान आपको मिलेंगे जिनको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर बहुपद 3 घात का है तो आप ऐसे कितने मान पता कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, आप 3 मान ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जिनको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बच्चों, हम बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है सेंसफल प्रमेय। क्या होती है सेंसफल प्रमेय? यदि x बराबर a, अर्थात बहुपद में x के स्थान पर a रखने पर आपको शून्य प्राप्त होता है, अर्थात x बराबर a बहुपद का शून्यक है, तब x माइनस a बहुपद का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। वापस से समझिए बच्चों, अगर बहुपद में x बराबर a रखने पे 0 आया तो x बराबर a क्या है? बहुपद का शून्यक है। और अगर बहुपद का शून्यक x बराबर a है तो x माइनस a क्या हो जाएगा? बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आई बच्चों सेंसफल प्रमेय? इधर समझिए, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार और देखिए। fx आपका क्या है? कोई बहुपद है। fx आपका बहुपद है। हो सकता है ये रेखिक बहुपद हो, द्विघाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद हो। और f ऑफ a आपके पास क्या है? शून्य है। f ऑफ a शून्य होने का मतलब a क्या है? बहुपद का शून्यक है। तो x माइनस a, x बराबर a तो क्या है? शून्यक है। और यहाँ से आप देखेंगे x माइनस a जो है, ये जो व्यंजक है ये क्या होगा? बहुपद fx का एक गुणनखंड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसको कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, एक रेखीय बहुपद के शून्य किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं, इस स्लाइड में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। रेखीय बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमने देखा था रेखीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है पहले वाले वीडियो में, ax प्लस b होता है। और ax प्लस b का शून्य किस तरीके से निकालेंगे, अर्थात x का वह मान जिससे ये शून्य हो जाए, कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, इस ax प्लस b को आप क्या कर देंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। जब आप इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो यहाँ से ax की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस b। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस b अपॉन a। कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस b अपॉन a आ जाएगी। और यही माइनस b अपॉन a क्या है? इस रेखिक बहुपद का शून्यक है। आपको दिख रहा है शून्यक x बराबर क्या है? माइनस b बटे a, अर्थात अचर पद बटे चर पद का गुणांक और माइनस का साइन, यही क्या है? रेखीय बहुपद का शून्यक है। समझ में आया बच्चों आपको रेखिक बहुपद का शून्यक किस तरीके से ज्ञात करते हैं? आगे बढ़िए। द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और इस बहुपद के अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो कितने प्राप्त होंगे? अभी मैंने आपको बताया द्विघात है तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त करते हैं? गुणनखंड विधि से प्राप्त करते हैं। गुणनखंड विधि कैसे अप्लाई करते हैं हमने पूर्व की कक्षाओं में सीखा है, कक्षा 8 और कक्षा 9 में भी हमने सीखा है। फिर भी मैं आपको जब उदाहरण कराऊंगा तो एक बार वापस से आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से गुणनखंड विधि से हम द्विघात बहुपद के शून्यक
ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बस इतना याद रखना है, द्विघात बहुपद में जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये चर संख्याएं नहीं है। ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है बच्चों, अचर पद है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद। शून्य ज्ञात करने की विधि कौन सी है बच्चों, गुणनखंड विधि। कब सीखेंगे हम, अभी उदाहरण लेके हम इसको सीखने वाले हैं। उससे पहले आप देखिए द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध। अभी हमने देखा कोई भी द्विघात जो समीकरण होगा वो किस रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। और क्योंकि ये द्विघात है इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। दो शून्यकों को हम एक को क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा बोलते हैं। दूसरे जो शून्यक होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा और बीटा क्या हैं, ये बच्चों ग्रीक भाषा के सिंबल्स हैं जिनको हम मानक रूप में द्विघात समीकरण के शून्यकों के रूप में यूज करते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यकों के रूप में हम किनको यूज करते हैं, अल्फा और बीटा को मानक रूप में हम इनको यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। दो जो शून्यक होंगे उसमें से आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। तो ये तो दोनों क्या हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, अर्थात ये वो वैल्यूज हैं जो बहुपद को क्या कर देंगी, शून्य कर देंगी। और ये ए बी और सी क्या है, ए बी और सी बच्चों क्या है, इस द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य संबंध देखना है। तो बच्चों द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में दो तरीके के संबंध होते हैं, पहला योग वाला संबंध और दूसरा गुणनफल वाला संबंध। योगफल वाला संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों अर्थात अल्फा और बीटा का योगफल क्या किसके बराबर होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर होगा, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा किसके बराबर आएगा, शून्यकों के योगफल के बराबर आएगा। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा बच्चों सी अपॉन ए के, सी बटे ए के बराबर आएगा। सी का मतलब क्या था बच्चों, अचर पद, और ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों संबंध आपको समझ में आए, योग वाला संबंध और गुणनफल वाला संबंध। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य कितने संबंध होते हैं, दो संबंध होते हैं। कौन कौन से, एक तो योगफल वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा गुणनफल वाला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आगे देखते हैं बच्चों, अगर आपको अल्फा और बीटा पता है, शून्यक पता है अल्फा और बीटा, और आपसे कहा जाए कि हमें आप द्विघात बहुपद निकाल के बताइए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हमें बहुपद दे रखा है तो वो पूछ सकता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक देकर हमें क्या बोल सकता है कि आप बहुपद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को उल्टा भी हमसे पूछा जा सकता है। तो द्विघात बहुपद के लिए जो सूत्र है वो क्या है बच्चों, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद का ये जो सूत्र है आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है बच्चों, द्विघात बहुपद के अगर आपको शून्यक पता है तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, और अगर आपको बहुपद पता है तो शून्यक भी निकाल सकते हैं। कौन सी विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से। आइए बच्चों सीखते हैं उदाहरण के साथ क्या है गुणनखंड विधि, किस तरीके से हम शून्यक ज्ञात करते हैं, और बाद में आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध मैंने बताया है वो सत्य ही है, इसकी जांच करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 1, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला काम आपका क्या है, शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। विधि कौन सी काम में लेनी है आपको, गुणनखंड विधि काम में लेनी है। बाद में आपको क्या करना है, शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध हमने पढ़े हैं दो, एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। उन दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच भी आपको
करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं शून्यक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके के जो प्रश्न होंगे उनका हल हम किस तरीके से करेंगे। बच्चों कॉपी और पेन तैयार रखिए, मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको नोटबुक में आंसर करना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको जिस तरीके से आंसर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो मैं आपको बताने वाला हूं इस तरीके से आप आंसर करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आपको सब कुछ आसानी से समझ में भी आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपको जिस भी बहुपद, चाहे से वो रेखिक बहुपद हो, चाहे से द्विघात हो, चाहे से तीन घात वाला हो, कितने भी घात वाला बहुपद हो, तो उसको पहले आप नाम दीजिए। माना ये जो बहुपद है उसका नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। समझ में आया बच्चों, क्योंकि हम बहुपदों को किससे दिखाते हैं सामान्यतः, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, पी ऑफ वाई। अगर बहुपद y के पदों में है तो ठीक है। यहाँ हमारा बहुपद किसके पदों में है, x के पदों में, इसलिए मैंने इसको क्या माना है, f ऑफ x। और हमें पता है अगर हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो शून्यकों के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, शून्यकों के लिए आपके पास f ऑफ x का मान 0 होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मान जहाँ 0 होगा उसी को तो हम बहुपद का शून्यक बोलेंगे। x के वे मान जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान 0 हो जाता है, बहुपद एफ एक्स के क्या कहलाते हैं, शून्यक। हमने शून्यक की परिभाषा में स्टार्टिंग में ही देखा वीडियो के। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और बराबर कितना बच्चों, 0। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंड विधि, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं। हालांकि आपने ये कक्षा 8 और कक्षा 9 में पहले ही पढ़ा है, लेकिन एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। गुणनखंड विधि की पहली स्टेप क्या है बच्चों, a को c से मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्यात्मक मान आपको नहीं दिख रहा, इसलिए इसका गुणांक क्या है, 1 है। और इसको हम गुणा करते हैं किससे, अचर पद से। अचर पद कितना है बच्चों, -8। यहाँ देखिए चिन्ह के साथ आपको बताना होगा कि सी का मान क्या है, सी का मान है -8, केवल 8 नहीं है। यहाँ इन दोनों का जब आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, -8 आएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर a और c का गुणा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इस 8 के ऐसे दो गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको घटाने पर, क्योंकि ये चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, अर्थात b आना चाहिए। अब देखिए 8 के अगर हम गुणनखंड करें, दूसरा काम आपका क्या है, इस 8 के गुणनखंड करना। साइन सिर्फ आपको क्या बता रहा है, साइन जो ऋणात्मक है वो आपको ये हिंट दे रहा है कि जो दो गुणनखंड है उनको घटाने पर मध्य पद b यानी 2 आना चाहिए। यहाँ मैंने -2 नहीं बोला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मध्य पद का गुणांक हालांकि -2 है, b का मान -2 है, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा है, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो घटाने पर और धनात्मक आ रहा है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, मध्य पद का संख्यात्मक मान आना चाहिए। संख्यात्मक मान का मतलब सिर्फ 2 से मेरा मतलब है, -2 से नहीं है। तो देखिए 8 के गुणनखंड अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1 और 8, सबसे पहले गुणनखंड 1 और 8 ही कीजिए आप, और इनको घटा के और जोड़ के देखिए क्या मध्य पद 2 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 2 और 4 भी इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। अब आप जोड़ के देखेंगे तो अच्छा आएगा, लेकिन हमारा क्या काम है, हमें तो घटा के देखना है, क्योंकि a इंटू सी कैसा आ रहा था, ऋणात्मक आ रहा था, तो इनको घटाने पे क्या आ जाएगा, मध्य पद 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो अगली स्टेप में आप क्या करें, b की जगह जो हमने गुणनखंड पता किए हैं, देखो बच्चों माइनस की जगह मैंने माइनस रखा है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, 4 माइनस कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 लिख सकते हैं, और ये -8 अपनी जगह एज इट इज़, और ये इक्वल टू 0। वापस से समझिए बच्चों, मैंने मध्य पद को क्या किया है,
विभक्त कर दिया है 4 - 2 में। कैसे? क्योंकि 8 के वो गुणनखंड जिनको घटाने पे हमारे को क्या मिले, b घटाने पे। क्यों? क्योंकि a × c कैसे आया है, ऋणात्मक आया है। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे, x² माइनस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 2x और ये -8 बराबर 0। अगर आप बच्चों हर एक स्टेप को क्लियरली करेंगे तो अब आपकी गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस x को -x के साथ मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, बिल्कुल सही है वो भी, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं, अधिक हो जाते हैं। इसलिए पहले आप x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में आप एक स्टेप एक्स्ट्रा में क्या कर लीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें याद है ब्रैकेट के साथ बाहर माइनस का साइन होता है, तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, चमत्कार होंगे बच्चों। चमत्कार से मेरा मतलब क्या है, अंदर के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो प्लस का 4x है अंदर तो, लेकिन जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4x, और ये जो अंदर -2x है तो ब्रैकेट हटाने पे क्या हो जाएगा बच्चों, +2x हो जाएगा, और -8 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो बच्चों स्टेप समझ में आई आपको, a मल्टीप्लाई c करना है, उसका साइन देखना है, जो आए उसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पे कब, जब अगर a × c का साइन धनात्मक आए, और a × c का साइन अगर ऋणात्मक आया तो घटाने पे क्या आना चाहिए, b का मान आना चाहिए, b का संख्यात्मक मान आना चाहिए। फिर b की जगह उसको रख के हम मध्य पद को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रथम 2 पदों में से और अंतिम 2 पदों में से जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है उसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से x उभयनिष्ठ है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया। अब कई बच्चों के ये दिक्कत हो गई होगी कि सर ये बचता कैसे है, आपने तो कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा हमें कैसे पता पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, जिस भी चीज़ को आप कॉमन लेते हो, जिनमें से कॉमन लेते हो उनमें भाग लगा दो। तो आपने x² में से कॉमन लिया है और 4x में से, तो जब आप x² में से x कॉमन लेंगे तो इसमें भाग लगा के देखिए क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, और 4x में से भी आपने क्या कॉमन लिया है, x ही कॉमन लिया है, तो बच्चों क्या बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आया कि किस तरीके से x - 4 बचने वाला है। आगे देखिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, x - 4 और इक्वल टू में कितना, 0। बच्चों जो पहले 2 पदों में कॉमन लेने के बाद में बचा था, वही अगले 2 पदों में कॉमन लेने के बाद में अगर बचा है, तब आपका क्वेश्चन क्या है, आपने बिल्कुल सही किया है। देखिए x - 4 यहाँ बचा है, x - 4 ही यहाँ पर भी बचा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में हैं। और आगे देखिए बच्चों, अब x - 4 दोनों के पास है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे, और अंदर इसके पास से क्या बच जाएगा, x, और इधर से क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। समझ में आया। तो अब हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात बहुपद को किस में बदल लिया है, 2 रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में बदल लिया है। देखिए बच्चों, आगे हम किस तरीके से करेंगे, आगे हम करेंगे, हमारे पास आ गया है, हमने देखा हमारे पास आ गया x - 4 और x + 2 का गुणनफल किसके बराबर बच्चों, 0 के बराबर आ गया, यही आया है, दिख रहा है आपको। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर, 0 है, 0 के बराबर है, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर कब होता है बच्चों, जब वो दोनों 0 हों या फिर उनमें से एक 0 हो। तो या तो फिर क्या है, यदि हम किसको 0 मान लें, x - 4 को 0 मान लें, तब तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 आएगी। तथा यदि हम किसको 0 लें, x + 2 को 0 लें, तब बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अतः हम क्या कहेंगे, अतः अभिष्ट जो शून्यक होंगे, अभिष्ट शून्यक कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके पास -2 और एक क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो द्विघात बहुपद था, 2 शून्यक आने थे, दोनों आ गए हैं, एक -2 और एक क्या, 4।
लेकिन अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों। देखिए प्रश्न में हमें क्या आगे कहा गया था, गुणांकों और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो याद कीजिए बच्चों, गुणांकों और शून्यकों के बीच में दो संबंध मैंने आपको बताए थे, एक योगफल वाला संबंध और एक गुणनफल वाला संबंध। तो पहले हम क्या करते हैं, योगफल वाले संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हम लिखेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग। हम क्या करने वाले हैं, शून्यकों का योग करने वाले हैं। किसी भी एक को आप अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी आप बीटा बोल सकते हैं। तो -2 प्लस कितना हो गया बच्चों, 4, और ये आपके पास कितना आएगा, 2। और योगफल वाला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a, तथा हम निकाल लेते हैं -b/a यानी कि x का गुणांक, x का गुणांक बच्चों, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया बच्चों। -b/a का मतलब क्या था, -b/a का मतलब था -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक तो क्या है, x का गुणांक देखिए बच्चों, x का गुणांक है -2 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a। यहाँ देखिए a का मान तो 1 है, b का मान कितना है बच्चों, -2, और c का मान कितना है, -8। ये आपको माइंड में करना है या रफ नोटबुक में आप पहले से लिख लीजिए, ए बी सी के मान ये हैं। उसके बाद देखिए -2 बटे कितना, 1, और ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा। अतः आप क्या कहेंगे, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हैं, -b/a के, -b/a के इक्वल है। समझ में आया बच्चों। तो -b/a किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के। तो एक संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है। अब देखिए पुनः हम क्या करेंगे, वापस से अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, अगर आप देखें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कौन कौन से हैं, एक तो है -2 और एक कितना है 4, और इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तथा c/a भी आप निकाल लीजिए। c/a का मतलब हो गया अचर पद बटे x स्क्वायर का क्या बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक। जब आप अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक करते हैं तो अचर पद कितना था, -8, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, और ये भी कितना आ जाएगा, -8। अतः आप क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर है। हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इन दोनों संबंध को वेरीफाइड भी कर लिया है। दोनों जो संबंध है इनको क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। इनके संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है। अब एक बार वापस से देखिए, प्रश्न था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने थे, हमने गुणनखंड विधि से क्या किए, द्विघात बहुपद को पहले रैखिक बहुपदों के रूप में, रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, और फिर प्रत्येक रैखिक बहुपद से हमने क्या निकाल लिए, एक एक शून्यक निकाल लिए। इस प्रकार रैखिक बहुपद से हमारे पास 2 शून्यक प्राप्त हुए, जो कि अभिष्ट हमारे पास क्या थे, शून्यक थे, एक अल्फा और एक बीटा, कोई भी एक अल्फा और कोई भी एक बीटा। उसके बाद हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो हमें पता है पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला और -b/a निकाला, दोनों बराबर आ गए। अतः हमने क्या कह दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा संबंध क्या है, गुणनफल वाला संबंध। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल।
हमने गुणनफल किया तो जो रिजल्ट आया वही किसके बराबर आया, C/A का रिजल्ट भी आया। अतः हमने क्या कह दिया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, C/A। इस तरीके से ये प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं और हम इसको और डीपली समझते हैं और गहराई से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, उदाहरण 2, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2। ये जो द्विघात बहुपद है इसके आपको क्या करने हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए और साथ ही लपेट के दूसरा प्रश्न भी आपके पास आ गया है, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच मध्य संबंध की जांच भी कीजिए। संबंध कैसा है उसकी जांच भी करनी है, अर्थात वही योग वाला और गुणनफल वाले संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है। अब बच्चों में इसको आपको हल करवाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया पहले उदाहरण में भी और फिर से आप समझिए। अगर आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो सबसे पहले माना f(x) बराबर जो भी आपको बहुपद दे रखा है वो मान लीजिए 3x² + 5x - 2। फिर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको शून्य के ज्ञात करने हैं तो आप लिखेंगे शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, f(x) बराबर कितना, 0। इसका मतलब आप करेंगे 3x² + 5x - 2 = 0। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को रेखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। और गुणनखंड विधि क्या है, वही a × c। तो सबसे पहले a × c करेंगे तो 3 × -2 करने से आपके पास कितना आएगा बच्चों, -6 आएगा। पहली स्टेप समझ में आई आपको गुणनखंड विधि की। दोबारा हम क्या करेंगे, चिन्ह को छोड़ देंगे और गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो एक तो हो गया 1 और 6 और दूसरा क्या हो जाएगा 2 और 3। अब आप मुझे देख के बताइए, ज़रा सोचिए, पहले वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रख के बताइएगा। गुणनखंड जो आपने 6 के किए हैं उनको जोड़ने पे मध्य पद आना चाहिए या घटाने पे मध्य पद आना चाहिए। मध्य पद का मतलब 5। क्या आपको जोड़ने पे 5 मिलना चाहिए या घटाने पर, बताइए, सोचिए। देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब मध्य पद क्या आएगा, 6 के दोनों गुणनखंडों को घटाने पर आएगा। तो अगर हम देखें तो इनको घटाने पे कभी भी 5 नहीं आएगा, लेकिन इनको घटाने पर क्या आएगा, 6 में से जब हम 1 को घटा लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाने वाला है, 5 आ जाने वाला है। अतः मध्य पद की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, मध्य पद 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 6 - 1x - 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। मध्य पद को हम किस तरीके से विभक्त करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। याद कीजिए क्या मैंने पहले उदाहरण में ऐसा ही बताया था, 1 को x से गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, x आएगा। 1x नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। इस बार आसान है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है, तो सिर्फ हमें ब्रैकेट हटाना है, अंदर कोई भी साइन चेंज करने की दिक्कत हमारे पास नहीं है। तो 6x - x - 2 बराबर 0। आगे याद कीजिए बच्चों, हमने क्या किया था, जब हमारे पास 4 पद बन गए थे द्विघात बहुपद के, तब हमने क्या किया था, प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लिया था। तो प्रथम 2 में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, अंतिम 2 में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। देखिए यहाँ तो उभयनिष्ठ आ रहा है 3x, अंदर बच जाएगा पास आपके पास x + 2 और आगे सिर्फ माइनस उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है, तो आपने उभयनिष्ठ ले लिया -1, अंदर बच जाएगा x + 2। देखिए बच्चों, मैंने कहा था जैसा पहले 2 पदों में उभयनिष्ठ लेने के बाद में ब्रैकेट बनेगा वैसा ही आगे भी बनेगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या है, सही है। अब आगे देखिए 3x - 1 हो गया और ये हो गया x + 2। बच्चों समझ में आया, ये क्या हमने द्विघात बहुपद को रेखिक बहुपदों में विभक्त कर लिया है, बिल्कुल हमने विभक्त कर लिया है। आगे देखिए बच्चों,
जब हमने इसको रेखिक बहुपदों में विभक्त कर लिया तो हमारे पास क्या आया, एक बार वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस -1 और x प्लस 2 बराबर 0। क्या बच्चों हमारे पास यही आया? देखिए 3x - 1 और x प्लस 2 ही आया है, ठीक है। और अब अगर इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो यदि हम क्या लें, यदि बच्चों हम लें 3x - 1 बराबर 0 लें तो यहाँ x का मान कितना आ जाने वाला है आपके पास 1/3, तथा यदि आप क्या लें x प्लस 2 को 0 के इक्वल लें तो x का मान आपके पास कितना आ जाने वाला है बच्चों -2। और यही दोनों क्या हैं, x की जो वैल्यूज आई हैं यही वो दोनों वैल्यूज हैं जो बहुपद को क्या करती हैं, शून्य बना देती हैं। अतः अभिष्ट जो शून्यक हैं, अभिष्ट शून्यक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपके पास 1/3 और दूसरा क्या हो जाएगा -2 बच्चों, ठीक है। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो अब हम वो जांच कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -2 में हम क्या जोड़ लेंगे, 1/3 जोड़ के देखेंगे। तो जब ये बटे, इसके बटे में क्या लगा सकता हूँ बच्चों में 1, और एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 1 का भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -6। और यहाँ 3 का भाग लगाएंगे पहले 3 में, एलसीएम में 3 का भाग लगाएंगे ना, हर का भाग लगाएंगे एलसीएम में, और फिर जो आता है उसको हम अंश से गुणा करके लिखते हैं। तो 3 को 3 में भाग लगाएंगे एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। -6 प्लस 1 कितना होता है -5/3 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आया, तथा अब आप देखिए -b/a संबंध याद है कि नहीं बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए -b/a। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला अभी, अब हम क्या निकालेंगे -b/a। देखिए हमारा समीकरण जो था, ये रफ काम है, हम समीकरण हमारा था जो भी बहुपद था वो क्या था 3x² प्लस 5x -2 था बच्चों। यहाँ से आप देखिए a का मान तो कितना है 3 है, b का मान कितना है बच्चों 5 है, और c का मान कितना है -2। तो यहाँ से आप देखिए -b यानी -b का मान 5/3। तो ये भी कितना आ गया -5/3 आ गया। अतः आप क्या कहेंगे, अतः आप कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के। तो एक जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच आपने कर ली है। अगला देखें, पुनः आप अब क्या करेंगे, वापस से अल्फ़ा प्लस बीटा के बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखेंगे। अल्फ़ा कितना है बच्चों 1/3 है, और बीटा कितना है -2, और गुणनफल कितना आ जाएगा इन दोनों का -2/3। तथा आप देख लेंगे c/ab, c/a कितना है, c का मान कितना है बच्चों -2, और a का मान कितना है 3। तो ये भी कितना आ गया -2/3 आ गया है। अतः आप क्या कहेंगे, अतः अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आता है हमेशा c/a के। तो ये दोनों संबंध हमने क्या किए हैं, वेरीफाई किए हैं, जांच कर ली है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने 2 प्रश्न किए, 2 उदाहरण किए हैं, किस पर, द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करने पर, और उनके मध्य संबंध, किनके मध्य संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको बहुपद दिया नहीं गया है, अब की बार आपको ज्ञात करना है। और याद कीजिए जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी तब मैंने कहा था द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए जो जानकारी आपको दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। पहले आपको दे रखा है शून्यकों का योग। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, शून्यकों का योग, और आपको दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों। तो गुणनफल कितना है
शून्यकों का गुणनफल और योगफल दे रखा है। मैं आपके लिए रीड करता हूँ किस तरीके के प्रश्न को रीड करते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, आप ये भी देखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। इसका मतलब जो पहले दे रखा है वो योगफल दे रखा है 1/4 और जो बाद में दे रखा है वो गुणनफल दे रखा है -1। अतः आपको योगफल और गुणनफल पता है, अतः आप क्या बोलेंगे, बहुपद या हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस कितना, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का योगफल आपको कितना दे रखा है, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4 गुणा x प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1, और आप इन दोनों को हल कर लीजिए तो x² माइनस x/4 -1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप द्विघात बहुपद निकालिए। या आप इसको क्या कीजिए, 1/4 है, बटे में 4 है तो 4 से सभी को गुणा कर दीजिए तो आपको पास मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो दोनों ही क्या हैं, सही जवाब है बच्चों। वो भी देंगे तो भी सही जवाब है, ये भी देंगे तो भी सही जवाब है। या कई बुकों में आपको लगेगा इसके बाहर के लगा के। तो जो भी आपके पास अचर गुणांक होता है, जैसे कि यहाँ 4 से मैंने गुणा किया तो आप यहाँ 5 से 6 से किसी से भी गुणा करके आगे लिखेंगे तो भी शून्य के यही रहने वाले हैं उसके। ठीक है, लेकिन जनरल वे में आप इस तरीके से आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा बहुपदों के शून्यक और किस तरीके से द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं, रेखिक बहुपदों के शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, और शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। इससे आगे वाले वीडियो में हम बच्चों प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तब तक के लिए आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।